Please subscribe Digital India. और अब हम ब्रिटेन और भारत के बीच चल रहे एक बहुत ही दिलचस्प मुकाबले का डीएनए टेस्ट करेंगे। हम क्रिकेट वाले मुकाबले की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि टीम इंडिया इंग्लैंड को टेस्ट मैच की सीरीज में हरा चुकी है और आखिरी मैच में भी भारत की स्थिति काफी मजबूत बनी हुई है। आज हम उस मैच की बात कर रहे हैं जो दोनों देशों के बीच अर्थव्यवस्था वाली पिच पर खेला जा रहा है और यहाँ भी भारत बहुत जल्द ब्रिटेन को करारी शिकस्त देने वाला है। भारत और ब्रिटेन के बीच अर्थव्यवस्था वाला ये मैच 69 वर्षों से चल रहा है, यानी भारत की आजादी के बाद से। आपको शायद पता नहीं होगा कि 1947 से लेकर 1991 तक भारत और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्थाएं लगभग एक ही गति से आगे बढ़ रही थी। 1991 में भारत में आर्थिक सुधार लागू हुए और तब से आज तक भारत की विकास दर ब्रिटेन से ज्यादा ही रही है। लेकिन अब अर्थव्यवस्था के इस मुकाबले में एक बहुत ही रोचक मोड़ आने वाला है। भारत जीडीपी के मामले में जल्द ही ब्रिटेन को पीछे छोड़ देगा। पहले यह अनुमान लगाया गया था कि भारत वर्ष 2020 तक जीडीपी के मामले में ब्रिटेन से आगे निकल जाएगा, लेकिन अब अर्थव्यवस्था के जानकार ऐसा मानते हैं कि भारत ब्रिटेन को अगले ही साल यानी 2017 में ही पीछे छोड़ देगा। यह ठीक वैसा ही होगा जैसे क्रिकेट के टेस्ट मैच में भारतीय टीम विपक्षी टीम को फॉलो ऑन खेलने पर मजबूर कर दे और मैच को 5 दिन पूरे होने से पहले ही जीत ले। लेकिन 100 वर्षों में ऐसा पहली बार होगा जब भारत ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। वैसे 2018 तक भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था फ्रांस को भी पीछे छोड़ देगा। मौजूदा करेंसी रेट के हिसाब से भारत का जीडीपी 153 लाख करोड़ रुपए है, जबकि मौजूदा करेंसी रेट के हिसाब से ब्रिटेन का जीडीपी 156 लाख करोड़ रुपए है, यानी भारत के जीडीपी से 3 लाख करोड़ रुपए ज्यादा। आईएमएफ के मुताबिक आने वाले वर्ष में भारत की विकास दर 7.6% के आसपास रहेगी, जबकि इसी दौरान ब्रिटेन की विकास दर 1.1% होगी। अगर ऐसा होता है तो भारत का जीडीपी ब्रिटेन से करीब $100 बिलियन यानी करीब 7 लाख करोड़ रुपए ज्यादा होगा। आईएमएफ के अनुसार उसका यह अनुमान है कि अगर हम उस अनुमान को हम मान लें और उसके आधार पर 2017 तक का जीडीपी हमारे देश का 167 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, जबकि ब्रिटेन के जीडीपी का आकार उस समय होगा करीब 161 लाख करोड़ रुपए। 1991 में खुली अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, जबकि यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद इंग्लैंड की स्थिति काफी कमजोर हो गई है। ब्रेक्सिट के बाद से ब्रिटिश पाउंड की कीमत डॉलर के मुकाबले 20% तक कम हो चुकी है और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में गिरावट का दौर लगातार जारी है, ये रुक नहीं रहा है। वैसे कहा जाता है कि वर्तमान और भविष्य को समझने के लिए इतिहास में झांकने की जरूरत होती है। जिस तरह आपकी कार का रियर व्यू मिरर पीछे से आने वाले ट्रैफिक के बारे में आपको बताता है, ठीक उसी तरह इतिहास वाले रियर व्यू मिरर को देखने से भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य तीनों को समझने में काफी मदद मिलती है। आप में से शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब ब्रिटेन के लोग भारत आए थे तब दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। उस वक्त भारत को वर्ल्ड इकोनॉमी की बैकबोन यानी विश्व अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता था। ब्रिटेन के मशहूर अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन का मानना था कि सन 1700 में विश्व की अर्थव्यवस्था में अकेले भारत की हिस्सेदारी 23% थी, 23%, जबकि पूरे यूरोप की हिस्सेदारी करीब 23% ही थी। भारत की यह हिस्सेदारी आजादी के बाद वर्ष 1950 तक घटकर सिर्फ 3% रह गई थी और इसके लिए ब्रिटेन को दोष दिया जाता है, जिसने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को अपनी विस्तारवादी नीतियों से लूटा और भारत को गरीबों का देश बनाकर छोड़ दिया। ब्रिटेन ने भारत को कंगाल करने के लिए करीब 100 वर्षों तक भारत के संसाधनों का दोहन किया। भारत के कच्चे माल को ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में ले जाकर उनसे अलग अलग वस्तुएं बनाई गईं और दुनिया भर के बाजारों में उन्हें मुंह मांगे दाम पर बेचा गया। इससे ब्रिटेन को अच्छा खासा मुनाफा कमाता रहा ब्रिटेन और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। लेकिन अब भारत ने ब्रिटेन को उसकी जगह दिखा दी है। ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि उसका सूरज कभी नहीं डूबता, लेकिन अब ब्रिटेन का सूरज डूब रहा है और भारत का सूरज उदय हो रहा है। अगर भारत और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में
टीम इंडिया के शानदार प्रदर्शन से आप गर्व का अनुभव कर रहे हैं, तो आपको भारत और ब्रिटेन के बीच चल रही अर्थव्यवस्था वाली सीरीज के बारे में भी आज पता होना चाहिए, क्योंकि भारत ब्रिटेन से ये सीरीज भी जीतने वाला है और ये आप सब के लिए, हम सब के लिए बहुत गर्व का विषय होगा। अगर भारत और ब्रिटेन के संबंधों को क्रिकेट का एक टेस्ट मैच मान लिया जाए तो आप कह सकते हैं कि इसमें पहली पारी ब्रिटेन के नाम रही। इस पारी में वर्ष 1857 से 1947 तक ब्रिटेन मजबूती के साथ खेला और भारत को दो टुकड़ों में बटा हुआ गरीब और अविकसित देश बनाकर छोड़ दिया। 1947 से लेकर 1991 तक दूसरी पारी में भारत वापसी तो नहीं कर पाया, लेकिन ब्रिटेन को कड़ी टक्कर जरूर दे दी। उसी ब्रिटेन को जिसने भारत को क्रिकेट तो सिखाया, लेकिन भारत की मास्टर ब्लास्टर अर्थव्यवस्था को रिटायर्ड हर्ट कर दिया। लेकिन तीसरी पारी में भारत ने अर्थव्यवस्था वाला मैच अपनी मुट्ठी में कर लिया है। भारत की जीडीपी ब्रिटेन की जीडीपी वाली बाउंड्री के पार जाने वाली है, और अगर ऐसा हो गया तो ब्रिटेन सिर्फ दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ ही दिखाई देगा। सन 1780 से 1820 के बीच ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही थी। ब्रिटिश राज का सूरज सबसे ज्यादा चमकदार था, तो वजह यह थी कि ब्रिटेन ने भारत को जोर शोर से लूटना शुरू कर दिया था। भारतीयों के उद्योग धंधों को चौपट करके भारत का कच्चा माल अपनी फैक्ट्रियों में खपाकर ब्रिटेन ने भारत से उसकी अर्थव्यवस्था छीन ली। भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था से विकासशील अर्थव्यवस्था बनाकर छोड़ दिया और कभी अपनी गलतियों के लिए माफी भी नहीं मांगी। British aid to India. Well, let me just point out that British aid to India is about 0.4% of India's GDP. The government of India actually spends more on fertilizer subsidies, which might be an appropriate metaphor for that argument. Maybe today's Britons are not responsible for some of these depredations, but the same speakers have pointed with pride to their foreign aid. You're not responsible for the people starving in Somalia, but you give them aid. Surely the principle of reparations for the wrongs that have been done cannot be denied. ये तस्वीरें 1930 की हैं। ये वही भारतीय साड़ी है जिसे भारतीय संस्कृति की पहचान माना जाता है। लेकिन 86 वर्षों के बाद जब ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा भारत में आकर भारतीय साड़ी पहनती हैं, तो साफ हो जाता है कि वक्त बदल चुका है। ब्रिटेन ने भारत को लूटा, लेकिन भारत उस लूट का बदला लूट से नहीं बल्कि सूझबूझ से ले रहा है। Brits were an unalloyed disaster for India. British Empire in India was a project of economic exploitation. It was hugely successful for the Brits. It was catastrophic for the Indians. To know about the British Empire in India, it fueled the Industrial Revolution in India, but there was no industrial revolution in Britain, but there was no Industrial Revolution in India itself. जिन कारों को कई ब्रिटेन के लोग भारत लेकर आए, अब ब्रिटेन की कई कार कंपनियों की मालिक भारतीय कंपनियां हैं। सन 1750 में दुनिया के कपड़ा उद्योग में भारत की हिस्सेदारी 25% थी, तो सन 1900 में घटकर 2% रह गई। हालात ये हो गए कि भारत को अब दूसरे देशों से कपड़े आयात करने पड़ रहे थे। गुलामी का यही जामा ब्रिटेन ने भारतीयों को पहना दिया था और विदेशी कपड़ों की होली जलाकर गांधी जी ने गुलामी की इन्हीं जंजीरों को पिघलाने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, ब्रिटेन को बंगाल के उस भयंकर अकाल के लिए भी जिम्मेदार माना जाता है जिसमें 40 लाख लोगों की मौत हो गई थी। ये एक तरह का मानव निर्मित नरसंहार था।
बंगाल को चावल की आपूर्ति बर्मा से होती थी, लेकिन 1942 में जापान ने बर्मा यानी आज के म्यांमार पर कब्जा कर लिया। ब्रिटेन ने भारी मात्रा में चावल जमा किए, लेकिन ये चावल बंगाल के लोगों को नहीं दिए। नतीजा ये हुआ कि लाखों लोग भूख से मारे गए। जिस वक्त बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था, तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे, जिन्होंने खाने पीने की चीजों की आपूर्ति बंगाल को किए जाने की बजाय ब्रिटेन की सेनाओं को कर दी। Famous example, of course, was the Great Bengal Famine during the Second World War, when 4 million people died because Winston Churchill deliberately, as a matter of written minuted policy, proceeded to divert essential supplies from civilians in Bengal to sturdy Tommies and Europeans as reserve stockpiles. He said that the starvation of anyway underfed Bengalis mattered much less than that of sturdy Greeks. This is Churchill's actual quote. Ability to acknowledge a wrong that has been done, to simply say sorry, will go a far, far, far longer way than some percentage of GDP in the form of aid. लेकिन अब वक्त बदल चुका है। यूरोप से अलग होने के बाद गला ब्रिटेन का सूख रहा है, जबकि विकास की फसल भारत में लहलहा रही है। ब्रिटेन को अपना वजूद कायम रखने के लिए भारत की जरूरत है, लेकिन भारत ने तय कर लिया है कि वो ब्रिटेन की मदद करेगा जरूर, लेकिन अपनी शर्तों पर, और ब्रिटेन को अर्थव्यवस्था वाला मैच हराकर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रेक्सिट के बाद से ब्रिटेन को अब भारत के रूप में एक नई उम्मीद नजर आ रही है। ब्रिटेन भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करना चाहता है, और यही वजह है कि ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने यूरोप के बाद सबसे पहले भारत का दौरा किया, और वो इसी वर्ष नवंबर में भारत आई थी। इस दौरान उन्होंने बेंगलुरु के सोमेश्वरा मंदिर में बाकायदा साड़ी पहनकर भगवान शिव की पूजा भी की थी। आपको शायद ये तस्वीरें याद होंगी, लेकिन शायद आपको ये बात नहीं पता होगी कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री का यह दौरा इसलिए नहीं था कि ब्रिटेन भारत को कुछ देने वाला है, बल्कि ब्रिटेन इस बार भारत से कुछ मांग रहा है। भारत ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, जबकि ब्रिटेन में भारत तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देख रहा है, और इसलिए भारत से अपने संबंधों को नई दिशा देना चाहता है। जबकि भारत ने यह साफ कर दिया है कि अब दोनों देशों के बीच जो भी डील होगी वो भारत की शर्तों के मुताबिक होगी। लेकिन आज से 100-150 वर्ष पहले स्थिति ऐसी नहीं थी। ब्रिटेन ने भारत को अपना गुलाम बना लिया था। ब्रिटेन की कंपनियां भारत से कच्चा माल ले जाकर ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में उससे वस्तुएं बनाती थी, और फिर उन्हें भारत और दुनिया के दूसरे बाजारों में मुंह मांगे दामों पर बेच दिया जाता था। कभी भारत पूरी दुनिया को बने बनाए कपड़े बेचा करता था, लेकिन 100 वर्षों में ब्रिटेन ने भारत की स्थिति ऐसी कर दी कि भारत के लोगों को दूसरे देशों से लाए गए कपड़े खरीदकर पहनने पड़ते थे। वर्ष 1650 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय ब्रिटेन से 80%, जी हां 80% ज्यादा थी ब्रिटेन से, लेकिन वर्ष 1871 में ये घटकर 15% ज्यादा रह गई थी। औद्योगिक क्रांति के दौरान ब्रिटेन ने अपने उद्योग धंधों को विस्तार दिया, लेकिन भारत में औद्योगिक क्रांति नहीं होने दी। ब्रिटेन के लोग अक्सर ये तर्क देते हैं कि अगर ब्रिटेन ना होता तो भारत को रेलवे नहीं मिलता, लेकिन सच यह है कि ब्रिटेन ने भारत में रेलवे का निर्माण सिर्फ इसलिए किया था ताकि कच्चे माल को बंदरगाहों तक ले जाया जा सके, और भारत को गलती से इस रेलवे का बाद में फायदा हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदी का शब्द लूट अंग्रेजी की डिक्शनरी में शामिल है। इस शब्द में भारत के खिलाफ एक गहरा तंज है। अंग्रेजों ने लूट शब्द को न सिर्फ अपनी डिक्शनरी में जगह दी, बल्कि इस शब्द को भारत के ही खिलाफ आजमा कर भी देखा, और भारत को लगातार लूटते रहे। इतना ही नहीं, 1943 में बंगाल में अकाल पड़ने की वजह से करीब 40 लाख भारतीयों की मौत हो गई थी। तब ब्रिटेन ने बंगाल के लोगों को खाना पीने का जरूरी सामान देने की बजाय
दूसरा विश्व युद्ध लड़ रही अपनी सेनाओं को रसद पहुंचा दी थी और बंगाल के लोगों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया था। माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सेना में करीब 18% भारतीय सैनिक थे। ब्रिटेन के लिए लड़ते हुए करीब 54,000 भारतीय सैनिक पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान मारे गए थे। 65,000 सैनिक घायल हुए थे, जबकि 4,000 सैनिकों को या तो बंदी बना लिया गया था या फिर उनका कभी कोई पता नहीं लगा। इसी तरह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी ब्रिटेन के लिए लड़ते हुए करीब 87,000 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई और 34,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक घायल हुए। लेकिन ब्रिटेन ने भारतीयों की इस कुर्बानी का एहसान मानने की बजाय भारत के 2 टुकड़े कर दिए। भारतीय लोगों को आपस में लड़वाकर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और भारत को सोने की चिड़िया से एक ऐसा पंछी बनाकर छोड़ दिया जिसके पंख काटे जा चुके थे। लेकिन अब एक बार फिर भारत ने अपने दम पर उड़ना सीख लिया है और अब खुद ब्रिटेन को भारत में उम्मीद की किरण दिख रही है, क्योंकि अब भारत ही ब्रिटेन का सूर्यास्त होने से बचा सकता है। जब भारत पर ब्रिटेन का शासन था तब ब्रिटेन तो तरक्की कर रहा था, लेकिन भारत एक पिछड़ा हुआ देश बन चुका था। भारत की महिलाओं की स्थिति तो और भी खराब थी। लेकिन जिस तरह से आजादी के बाद भारत ने आर्थिक तरक्की का सफर शुरू किया, ठीक उसी